नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 24 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्टीरलाइट प्रॉब्लम से संबंधित। स्टीरलाइट एक फैक्ट्री है कॉपर स्मेल्टिंग की तमिलनाडु में, जो बंद पड़ी है 2018 के बाद से ही। तो इस आर्टिकल में इकोनॉमी, एथिक्स और गवर्नेंस हर तरह के एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पे ये जो आर्टिकल है ये एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग से संबंधित है। इसके बाद एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। तो कुछ एक्सपर्ट्स का देखो ये कहना है 5 में से कुछ राज्य ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर हंग असेंबली चुन के आए। हंग असेंबली मतलब किसी एक पार्टी की सरकार ना चुन के आए, कोई भी एक पार्टी अपने दम पर सरकार ना बना सके, एक पार्टी या फिर अलायंस अपने दम पर सरकार ना बना सके। तो ऐसी सिचुएशन में हॉर्स ट्रेडिंग की काफ़ी प्रबल संभावना पैदा हो जाती है। मतलब हो सकता है कि पैसों के दम पर विधायकों को खरीदा जाए सरकार बनाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमारे देश का एंटी डिफेक्शन लॉ अभी फिलहाल इतना कैपेबल है कि इस प्रकार के हॉर्स ट्रेडिंग को रोक सके? तो वो सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। आज का आप एथिक्स का क्वेश्चन देखिए। Man is not only a product of his environment but can also modify the environment. Do you agree with these views? Justify your answer with suitable examples. मैन सिर्फ एक इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, मैन इन्वायरमेंट को मॉडिफाई भी कर सकता है। बताइए ये क्वेश्चन जो है वो किस ओर इशारा करता है? देखो, इन्वायरमेंट का मतलब यहां पे वो इकोलॉजी वाला इन्वायरमेंट नहीं है। इन्वायरमेंट का मतलब यहां पे सोशल इन्वायरमेंट से है। इन्वायरमेंट का मतलब यहाँ पर फैमिली से है, कल्चर से है, उन इंस्टीट्यूशन से है जिसके संपर्क में एक बच्चा शुरुआत में आता है या बाद में मैन भी आता है, एडल्ट आता है। देखो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैं आपको, क्योंकि इसमें बोला है जस्टिफाई योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल्स, तो काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। आप देखो, डेली एडिटोरियल की वीडियो देखते हो तो जिस प्रकार से हम जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं उनका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर देखने को मिलता है। अब आप बिग बॉस देखोगे तो बिग बॉस में जो कुछ लड़ाइयाँ होती हैं उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर देखने को मिलेगा। आपकी फैमिली में कैसे विचार हैं, मान लीजिए फैमिली में घनघोर पैट्रियार्की है तो शुरुआत से ही बच्चा ये देखना स्टार्ट कर देगा कि महिलाओं का काम जो है वो ये होता है और पुरुषों का काम ये होता है। लेकिन आपके परिवार में इक्वलिटी है तो फिर बच्चे पर वही असर पड़ेगा। समझ गए ना? तो इस प्रकार से जो भी इन्वायरमेंट होता है, सोशल इन्वायरमेंट होता है, उसका असर मैन के ऊपर पड़ता है। सोसाइटी में जो नॉर्म्स, जो वैल्यूज फॉलो की जाती हैं उसका असर मैन पर पड़ता है। मान लीजिए आप एक ऐसे गांव में रहते हो जहां पर हमेशा से प्रेम विवाह को गलत माना गया है, लव मैरिज को, तो आपकी सोच वैसे ही डेवलप हो जाएगी। मान लीजिए आप किसी अर्बन सिटी में पड़े हो, बले हो, मतलब तो उसी वहाँ पे जो है सोसाइटी थोड़ी लिबरल है तो आपको प्रेम विवाह से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लगेगा कि बल्कि यही सही है। तो सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जो नॉर्म्स है, जो वैल्यूज़ हैं, उन सब का फर्क आपके ऊपर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप लिखोगे पहली लाइन में। मैन इज नॉट ओनली ए प्रोडक्ट ऑफ हिज इन्वायरमेंट। मैन कैसे एक इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है उसको जस्टिफाई करने के लिए आप ये सारे एग्जाम्पल्स दोगे। लेकिन दूसरी लाइन को, जो ये दूसरा पार्ट है ना स्टेटमेंट का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कैन आल्सो मॉडिफाई द इन्वायरमेंट। आप मुझे एक बात बताइए, राजा राम मोहन राय जिस इन्वायरमेंट में थे उसमें तो सती प्रथा को प्रैक्टिस किया जाता था, लेकिन उन्होंने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। अंबेडकर जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन उन्होंने इन्वायरमेंट को चेंज किया। जब संविधान बना तो उन्होंने इस प्रकार का संविधान बनाया जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसी प्रकार से गांधी, आप न जाने कितने ऐसे फ्रीडम फाइटर्स को एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे ज्योतिबा फुले, जिन्होंने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया। आप इसमें सिविल सर्विसेज का एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरे चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आया है। उसमें गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है ना करंट, दिनेश दासा, इनका काफ़ी बहुमूल्य योगदान रहा है। देखो, इनके पद संभालने से पहले 2016 से पहले गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की हालत खस्ता थी। अब वो चाहते तो उसी इन्वायरमेंट में ढल जाते, भाई जैसा कमीशन काम कर रहा है मेरा क्या जा रहा है। लेकिन उन्होंने गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के इन्वायरमेंट को चेंज किया,
इन्वायरमेंट को मॉडिफाई किया और उसका लाभ मिला लाखों गुजरात के एस्पायरेंट्स को। तो इस प्रकार से आप अलग अलग फील्ड के एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अच्छा, आप एक और चीज़ बताइए। एक फ्राइडे को भी मैंने आपको कोट दिया था लियो टोल्स्टॉय का, जिसमें यह कहा था कि वर्ल्ड को चेंज करने के बारे में तो हर कोई सोचता है, अपने को चेंज करने के बारे में नहीं सोचता। उसमें आप क्या लिखोगे? उसमें भी देखो, आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो कि चेंज की जो शुरुआत होती है वो खुद से ही होती है। जब आप अपने आप में चेंज लाते हो ना, तो इसका मतलब आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि चेंज लाने की आवश्यकता है। अदरवाइज तो ये हिपोक्रेसी हो जाएगी ना, दोगलापन हो जाएगा। बाहर आप कहते हो कि चेंज आना चाहिए, बाहर आप बोलते हो दहेज प्रथा बंद होनी चाहिए, आप खुद से ही दहेज, मतलब आप दहेज ले रहे हो, तो फिर फायदा क्या हुआ उस चीज़ का? इसका एग्जाम्पल आप अलग अलग फील्ड में लीजिए। जैसे चाइना अगर मान लीजिए ये बोले कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर इस्टेब्लिश होना चाहिए, अरे भैया आप ही तो साउथ चाइना सी में एग्रेसिवनेस शो कर रहे हो, आप ही तो रूल्स के हिसाब से नहीं चल रहे हो, आप ही तो मतलब अपना पावर दिखा रहे हो, तो फिर ये नहीं चलेगा। और भी एग्जांपल्स आप दे सकते हो। सिविल सर्विसेज की फील्ड में आप देख सकते हो। मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट है जो अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलता है कि आपको जल्दी आना है टाइम पर, लेकिन वो खुद ही लेट आ रहा है, तो फिर कैसे वो एग्जाम्पल सेट करेगा? वर्ल्ड को यानी डिपार्टमेंट को आप तभी तो चेंज करोगे ना, जब पहले आप अपने आप को चेंज करोगे, जब पहले आप अपने आप टाइम पर आओगे। तो उसी प्रकार से काफी सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें दे सकते हो। ये डेटा है थोड़ा जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 का कहना है कि इंडिया में क्लाइमेट ट्रिगर्ड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेथ्स हुई। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जहां पर भी जिक्र आए ना, वहां पर आप ये जो डेटा है वो इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल स्टीलाइट कंपनी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो, आप लोकेशन देखिए। स्टीलाइट कंपनी जो है ये कॉपर प्रोड्यूस करती है, तमिलनाडु में है, और इस कंपनी का जो मालिकाना हक है किसके पास है? वेदांता के पास है। 2018 में ना प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे इस कंपनी के ऑपरेशंस के अगेंस्ट, यानी प्रोटेस्टर्स मांग कर रहे थे कि ये जो कॉपर प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री है ना स्टीलाइट, ये बंद होनी चाहिए। तो उस प्रोटेस्ट के विरोध में, उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। ये मई 2018 की घटना है। उसके बाद से ये जो स्टीलाइट फैक्ट्री है ये बंद पड़ी है, कॉपर प्रोड्यूस करने वाली। अब क्वेश्चन आपके मन में यूं आया होगा, आखिरकार प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे इस कॉपर प्रोड्यूस करने वाली कंपनी के अगेंस्ट? बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो देखो ये है, लोकल जो रेजिडेंट्स है ना, उनका ये कहना है कि स्टीलाइट कंपनी, स्टीलाइट फैक्ट्री बोलिए, ये सुबह सुबह 3 बजे ना गैस रिलीज करती थी, जिसकी वजह से सुबह सुबह सांस लेना मुश्किल हो जाता था। इवन जो हमारे पशु है ना, उन्होंने ग्राउंड वाटर पीने से मना कर दिया था, मतलब वे नहीं पी रहे थे ग्राउंड वाटर, क्योंकि स्टीलाइट फैक्ट्री ग्राउंड वाटर में बहुत सारे केमिकल्स मिला रही थी। इसके अलावा लोकल लोगों का यह भी कहना है, स्टीलाइट के जो मालिक हैं वो तो देखो फुल पैसे कमा रहे थे, लेकिन लोकल लोगों को कोई कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले, कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं मिला। इससे भी ज़्यादा उनका यह भी आरोप है कि स्टीलाइट फैक्ट्री ने जो मुनाफा कमाया, उस मुनाफे की सहायता से लोकल स्कूल्स नहीं इस्टेब्लिश करवाए या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा करवाया। जबकि बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं स्टीलाइट के एमिशंस की वजह से लोकल लोगों को इवन कैंसर जैसे डिजीज भी हो गए। 2018 के प्रोटेस्ट के दौरान एक व्हाट्सएप वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई थी, जिसमें कैंसर पेशेंट की जो वीडियो है वो मांग कर रही थी कि मेरे पति को कैंसर हुआ इस फैक्ट्री की वजह से, इसलिए इस फैक्ट्री को बंद करवा दिया जाए। तो अभी तक की डिस्कशन से एक एस्पेक्ट आपको क्लियर हो गया। तमिलनाडु में स्टीलाइट फैक्ट्री है, कॉपर प्रोड्यूस करती है, ऑपरेशंस की वजह से लोकल लोगों को दिक्कत थी, प्रोटेस्ट हुआ 2018 में, फायरिंग हुई, तब से फैक्ट्री बंद पड़ी है। वैसे कई बार ऐसा हुआ है कि लोकल प्रोटेस्टर्स की वजह से फैक्ट्री कुछ समय के लिए बंद हो जाती है, फिर दोबारा से ओपन हो जाती है। अब थोड़ा सा हम इंटरलिंकिंग करते हैं, जिससे आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप होगी। आप मुझे ये बताइए, अभी तक की ये 2 मिनट की डिस्कशन को आप कहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हो, कौन से टॉपिक में? सोच लिया? जो आपके मन में आया वो बिल्कुल ठीक है। आपने सोचा होगा कि इसको CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टॉपिक में यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कि स्टीलाइट कॉपर प्रोड्यूस करने वाली जो फैक्ट्री थी, इन्होंने लोकल लोगों का ध्यान नहीं रखा, इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखा, जो कि उनको रखना चाहिए था।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। लेकिन आप एक चीज और सोचिए, इसको हम यूज कर सकते हैं एनजीओ वाले टॉपिक में भी। कैसे, ये जानने से पहले थोड़ा आप आगे चलिए। कॉपर की यूजफुलनेस देखिए। स्टेरलाइट का जो प्रोडक्ट है ना वो है कॉपर। ये एक स्ट्रेटेजिक मेटल है। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं कॉपर की, आपको पता है, एनर्जी सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं विंड और सोलर एनर्जी की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव है, इंक्लिनेशन ज़्यादा है। तो आने वाले समय में कॉपर की और ज़्यादा आवश्यकता होगी। नए नए प्रोजेक्ट्स में, नई नई ट्रांसमिशन लाइंस में कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में कॉपर का इस्तेमाल हो रहा है। कॉपर की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इस फैक्ट्री के बंद होने से पहले इंडिया कॉपर एक्सपोर्ट किया करता था, लेकिन इस फैक्ट्री के बंद होने के बाद अब इंडिया कॉपर इंपोर्ट करता है। अब समझ गए आप क्या फर्क आया इस फैक्ट्री के बंद होने के बाद? आज के समय में देखो, टोटल वर्ल्ड में 120 कॉपर स्मेल्टर्स हैं। स्मेल्टर वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्मेल्टिंग का क्या मतलब होता है? जब देखो ओर को हीट किया जाता है ना, तो उसमें से वो मैटर निकलता है जो हम निकालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ओर है, और नेचुरली हमें मिला है, अब कॉपर वाला ओर है, उसमें और भी तो इम्प्यूरिटीज होंगी ना, कोई हो सकता है दूसरा छोटा मोटा मेटल भी हो। तो इस ओर को हम गर्म करेंगे ना, तो उस गर्म करके उससे हम जो हम मेटल निकालना चाहते हैं ना, फॉर एग्जांपल इस केस में कॉपर, वो निकाल सकते हैं। तो इस चीज को कहा जाता है स्मेल्टिंग। वर्ल्ड में वो देश जो कॉपर कंज्यूम करते हैं, मतलब मेजर कंट्रीज जो कॉपर कंज्यूम करते हैं, उन देशों में देखो कॉपर स्मेल्टर्स हैं, उनको ज्यादा कॉपर इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन इस स्टेरलाइट फैक्ट्री की बंद होने की वजह से, जैसा मैंने आपको बताया, हमारे देश में तो अब कॉपर इंपोर्ट होने लगा है। और जब से ये फैक्ट्री बंद हुई है ना, कॉपर के जो दाम है इंटरनेशनल मार्केट में 50% तक इंक्रीज हो गए हैं। सोच के देखिए, अब हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी तो जाता है ना, फॉरेक्स रिजर्व जाता है कॉपर को इंपोर्ट करने से। अच्छा, एक बात बताइए, क्या ये स्टेरलाइट फैक्ट्री बंद होने की वजह से हमारे देश में कॉपर प्रोड्यूस होने वाली कोई और फैक्ट्री नहीं है? ऐसा नहीं है। एक और फैक्ट्री भी है वैसे, हिंडाल्को। लेकिन हिंडाल्को जितना कॉपर प्रोड्यूस करता है वो हमारे देश की कंजम्पशन के लिए इनफ नहीं है ना, इसलिए बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब आप वो एनजीओ वाला एंगल लगाइए। कई बार ना ऐसा होता है, इस केस में नहीं बोल रहा मैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। फैक्ट्री बंद होने के बाद जिस देश से इंडिया कॉपर इंपोर्ट कर रहा है, हो सकता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस देश की सरकार ने किसी एनजीओ के थ्रू लोकल लोगों को भड़काया हो ताकि इनकी फैक्ट्री बंद हो जाए। इनकी फैक्ट्री बंद होगी तो इनको हमसे कॉपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा आरोप कई बार लगता है। समझ गए ना? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं इस केस में ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा होता है ताकि आपको पिक्चर क्लियर रहे। देखो, इस फैक्ट्री के बंद होने की वजह से ना लोकल जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जैसे हजारों जॉब्स चली गई। पहले रियल एस्टेट के दाम अच्छे खासे थे, वहाँ पे ज़मीन के दाम अच्छे थे, लेकिन एक जैसे ही फैक्ट्री बंद हुई, ज़मीनों के दाम एकदम से गिर गए। जो वहाँ पे थूथुकुडी पोर्ट है ना, पोर्ट पे भी काम जो है वो 25% कम हो गया। पहले देखो, अब ये स्टीरलाइट की फैक्ट्री चलती थी तो ये कॉपर और जो है काफ़ी इंपोर्ट किया जाता था दूसरे देशों से ताकि कॉपर प्रोड्यूस किया जा सके। लेकिन यहाँ पे थूथुकुडी पोर्ट पे काम बहुत ज़्यादा कम हो गया। पोर्ट पे एक वेसल आता था तो उसको स्टीरलाइट फैक्ट्री में ले जाने के लिए 5-5 हज़ार लॉरीज यानी ट्रक्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब चूंकि फैक्ट्री का काम ठप है, तो आप सोच के देखिए, ट्रांसपोर्ट का पूरा काम ठप है वहाँ पर। पोर्ट पे काम कम हो गया तो पोर्ट पे भी बहुत सारे जो पहले लोग जॉब्स करते थे उनकी जॉब्स भी चली गई, पोर्ट को नुकसान होने लगा। आपको पता है पूरी सप्लाई चेन्स जुड़ी होती हैं, और फैक्ट्री के बंद होने की वजह से सारी सप्लाई चेन ठप हो गई। ना जाने कितनी लोकल जॉब्स गई और देश को कितना नुकसान हुआ वो तो आपको पता ही है। कॉपर पहले हम एक्सपोर्ट करते थे, अब इंपोर्ट करने लगे। कोर्ट का क्या तर्क है इस पूरे मुद्दे पर? 2020 में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था, देखो, जब इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों आमने सामने आते हैं ना, तो इन्वायरमेंट की चलनी चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने स्टैंप लगा दी कि ये फैक्ट्री बंद की बंद रहेगी, हम इसे नहीं चलने दे सकते। ये मद्रास हाईकोर्ट का फैसला था। एक तरफ इकोनॉमी, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट। लेकिन वेदांता जो कंपनी है ना, मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब लास्ट में बारी आती है वे फॉरवर्ड की।
वे फॉरवर्ड मैं आपसे पूछता हूं, आप 1 मिनट के लिए एज्यूम कीजिए कि आपको ना सरकार ने एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेजा है कि इस पूरे इशू की जांच करवाई जाए और इस फैक्ट्री को फिर से स्टार्ट करवाया जाए। बताओ आप क्या करोगे, कैसे शुरुआत करोगे? आपको भेजा गया है स्टीरलाइट फैक्ट्री जहां पे है ना, वहां पे आपको भेजा गया है कि लोकल लोगों से, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, सबसे कंसल्ट करो, फैक्ट्री को स्टार्ट करवाओ। आप क्या करोगे? देखो, जनता की सहमति के बिना तो कोई काम स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो आप सबसे पहले तो जो लोकल लोग हैं ना, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात करोगे। लोकल लोगों में जो भी लीडर्स हैं ना, जो इस प्रकार के प्रोटेस्ट में लीड करते हैं, उनसे आप बात करोगे। आप एथिक्स में सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उनको बताओगे कि कितना फ़ायदा होगा लोकल लोगों को अगर ये फैक्ट्री स्टार्ट होती है, देश को कितना फ़ायदा होगा। फिर उनके जो भी कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न्स आप एड्रेस करोगे। उनकी शिकायत है कि 3 बजे सुबह ये फैक्ट्री जो है वो गैस रिलीज करती थी, ग्राउंड वाटर जो है वो कंटामिनेट हो गया है, जो जो उनके कंसर्न्स हैं। फिर आप फैक्ट्री मालिकों से बात करोगे, दोनों के बीच में मीटिंग करवाओगे ताकि ट्रस्ट एक डेफिसिट जो है उसे एड्रेस किया जा सके। फिर आप साइंटिफिक ढंग से ये देखोगे कि कैसे एमिशंस होना चाहिए। एमिशंस ज़्यादा हो रहा है तो फैक्ट्री को बोला जाए कि आप इनफ स्टेप्स उठाइए ताकि बिल्कुल भी इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। और एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी भी आप बना सकते हो दोनों की, जिसमें लोकल लोग भी शामिल हों और फैक्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हों, ताकि मॉनिटर किया जा सके और लोकल लोगों के कंसर्न्स दूर हो जाए कि ये फैक्ट्री जो है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। जॉइंट कमेटी होगी तो मॉनिटर करती रहेगी सिचुएशन को, फैक्ट्री के ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं। इसके अलावा आप फैक्ट्री वालों को बोलोगे कि आपकी जो CSR के तहत आप लोकल लोगों के लिए एजुकेशन सेक्टर में काम कीजिए और दूसरा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने में काम कीजिए। समझ रहे हो? उसके बावजूद फिर आप ये भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो, क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए अफवाहें फैलाते हैं कि फैक्ट्री बंद हो जाए, या फिर उनको और फायदा होता है इस फैक्ट्री के बंद होने की वजह से। आप जांच करवा के उनके खिलाफ कार्रवाई करोगे। और क्या करोगे आप? आपके दिमाग में क्या आता है कि आपको बोला जाए कि फैक्ट्री स्टार्ट करवाई जाए तो आप क्या करोगे? देखो, ब्रॉड स्टेप्स तो यही निकल के आते हैं, बाकी आप छोटी छोटी इनोवेशन भी ऐड कर सकते हो स्ट्रेटेजी में। तो अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, इस बार के बजट में एजुकेशन पर कितना एलोकेट किया जाए और किस लेवल पर इस इशू से संबंधित हैं। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, महामारी के दौरान ना हमारे देश में एजुकेशन बुरी तरह से प्रभावित हुई। सिर्फ 20% बच्चे ही ऑनलाइन लेक्चर्स को देख सके, मतलब मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हैं जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाए। हमारा देश कितना स्पेंड करता है एजुकेशन पर? 2.5 से लेकर 3.1% ऑफ GDP। जबकि देखो, जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है ना, उनका डेटा ये कहता है 2010-11 से लेकर 2018-19 के बीच का कि वो 4.3% ऑफ GDP जो है वो एजुकेशन पर खर्च करते हैं। हालांकि आगे पॉइंट आएगा, ये जो डेटा है इंडिया वाला वो भी काफ़ी ज़्यादा ओपेक है, साफ नहीं है, ये पॉइंट आगे आएगा। इवन इस महामारी के समय जब एजुकेशन के लिए एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। दिल्ली और कुछ 8 मेजर स्टेट्स हैं, उन्होंने देखो या तो एजुकेशन के लिए एलोकेशन सेम रखा या फिर थोड़ा सा कम कर दिया, और 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन के लिए अपना एलोकेशन इंक्रीज किया मामूली सा, 2% से लेकर 5% के बीच। देखो, एजुकेशन इंप्रूव करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रिसोर्सेज ज़्यादा एलोकेट कर दो तो एजुकेशन अपने आप जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। अभी आपको पता है, देखो इतने सारे बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि वो महामारी के समय ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस नहीं कर पाए। अब दोबारा जब वो स्कूल लौटेंगे, इवन छोटे बच्चे जो हैं वो बेसिक अपनी जो लिटरेसी स्किल्स हैं, नंबर वाली स्किल्स हैं, पढ़ने वाली स्किल्स हैं, वो भी भूल गए, क्योंकि वो बिल्कुल टच ही उनका खत्म हो गया एजुकेशन से। और काफ़ी सारे स्कूल्स में, काफ़ी सारे स्टेट्स में तो अभी स्कूल फिर से ओपन हुए ही नहीं है। प्राइमरी स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं। ओमिक्रॉन वेव के चलते विभिन्न स्टेट्स की सरकारें डर गई और उन्होंने स्कूल्स को ओपन नहीं किया, जबकि ये इंटरनेशनल ट्रेंड के अगेंस्ट था। विभिन्न देशों में ना इस ओमिक्रॉन वाली वेव के दौरान स्कूल्स बंद नहीं हुए, बस सावधानियां ज़्यादा बढ़ती गई। तो राइटर ये कहते हैं सिर्फ पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करने से एजुकेशन का लेवल इंप्रूव नहीं होगा, आपको और बहुत सारे
स्टेप्स लेने होंगे, जैसे बैक टू स्कूल कैंपेन, फिर से मोटिवेट किया जाए सारे बच्चे जो पहले स्कूल अटेंड कर रहे थे वो फिर से स्कूल अटेंड करें। ऐसा ना हो कि कुछ बच्चे अब स्कूल वापस आए ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को एक्सपेंड करो। इसके अलावा लर्निंग मटेरियल एडिशनल प्रोवाइड करो, बच्चों को, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, और ज़्यादा एजुकेशनल प्रोग्राम्स आप लॉन्च करो। इवन वैकेशंस और वीकेंड्स के दौरान ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दो कि कैसे बच्चे अपना जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। और ज़्यादा टीचर्स की अगर कमी है तो वो कमी जल्द से जल्द पूरी की जाए, और टीचिंग एड्स भी प्रोवाइड किए जाएं, यानी जो वो लोग जो टीचर्स की हेल्प कर सकें। इसके बाद वही पॉइंट आ गया कि इतना सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो टेक्नोलॉजी पर बहुत खर्चा कर रही हैं ताकि स्टूडेंट्स ऑनलाइन शिक्षा हासिल कर सकें, लेकिन सिर्फ 20% बच्चे जो हैं वो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस को एक्सेस कर पाए इस महामारी के दौरान। सोच समझ के विभिन्न राज्यों की सरकारें खर्च नहीं करती। जैसे टीचर्स ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीचर्स की ट्रेनिंग पर खर्च नहीं किया जाता। देखो एक बात जो मैंने 2-3 बार बोली है, मान लीजिए यूपीएससी या फिर दूसरे जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हैं उसमें ऐसा कोई सिलेबस ऐड कर दिया जाए टीचिंग प्रैक्टिसेस से संबंधित, और वो बिल्कुल क्वालिफाइंग कर दिया जाए, और ये कर दिया जाए कि मेंस में इस 5वें पेपर में जिसने सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त किए हैं तो वो टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। तो सिविल सर्विसेज के जो एस्पायरेंट्स हैं वो टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं, वो स्कूलों में जाके पढ़ा सकते हैं अगर अनफॉर्चुनेटली उनका एग्जाम नहीं क्लियर होता है तो। समझ रहे हो? तो देखो सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स तो बहुत अच्छे टीचर साबित होंगे, उन्होंने एथिक्स भी पढ़ा है, उनकी वैल्यूज़ अच्छी होती हैं, उनको पता है एजुकेशन सिस्टम में कहाँ कमियाँ हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे ढंग से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, यूनेस्को 2030 के फ्रेमवर्क के अनुसार किसी भी देश को एजुकेशन पर 4 से 6% ऑफ जीडीपी के बीच में स्पेंड करना चाहिए, और पब्लिक एक्सपेंडिचर का 15 से लेकर 20% जो है वो एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। वियतनाम अभी कितना खर्च करता है? 18.5%। इंडोनेशिया कितना? 20.6%। और इंडिया कितना? सिर्फ 14.1%। जबकि देखो इंडिया में उन लोगों की संख्या ज़्यादा है जिनकी एज 19 साल से कम है, तो इंडिया को तो बल्कि इन देशों से भी ज़्यादा खर्च करना चाहिए, लेकिन इंडिया नहीं कर रहा है। और इवन कितना इंडिया खर्च कर रहा है वो डेटा भी काफ़ी ज़्यादा ओपेक है। 2020-2021 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिल के एजुकेशन पर कितना खर्च किया? 2.8% ऑफ जीडीपी। कब? 2018-19 में। लेकिन देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये कहती है कि हमने सेम ईयर में यानी 2018-19 में 4.3% ऑफ जीडीपी खर्च किया एजुकेशन पे। फर्क कैसे? इतना फर्क। इकोनॉमी सर्वे कहता है कि सिर्फ 2.8% जीडीपी पर खर्च हुआ, 2.8% ऑफ जीडीपी खर्च हुआ एजुकेशन पे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहती है 4.3% ऑफ जीडीपी खर्च हुआ एजुकेशन पे। इतना डिफरेंस कैसे? उसका आंसर देखो ये है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ना दूसरी मिनिस्ट्रीज भी थोड़ा बहुत जो एजुकेशन पे खर्च करती है ना उसको भी काउंट कर लेती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल है, उन्होंने अब ट्राइबल स्कूल्स इस्टेब्लिश करवाए, उसको भी, उस पैसे को भी काउंट कर लिया। उसी प्रकार से 43 मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स थोड़ा बहुत जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एजुकेशन पे खर्च करती है ना, चाहे वो हायर एजुकेशन पे हो, सेकेंडरी एजुकेशन पे हो, वो सब काउंट कर लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तभी तो ये आंकड़ा बढ़ के हो गया है 4.3% ऑफ जीडीपी। लेकिन देखो डेटा की कमी तो है, ये बात सच है। अब 43 मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स ने कौन से लेवल पर एजुकेशन पर खर्च किया है, हायर एजुकेशन पे खर्च किया है या फिर प्राइमरी एजुकेशन पे खर्च किया है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। आज के समय में सब कुछ देखो, हम डेटा बोलते हैं, यूं भी बोलते हैं डेटा जो है वो तो एक नया ऑयल है, लेकिन बावजूद इसके हम ये प्रॉपर डेटा ही नहीं है कि एजुकेशन पे हम कितना खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले आप अच्छे से एजुकेशन पर डेटा कलेक्ट करो। तो इस साल बजट में जो एलोकेशन हो ना, वे फॉरवर्ड में आप कह सकते हो, इस साल बजट में जो एजुकेशन पर एलोकेशन हो वो ठीक से होना चाहिए। कितना सरकार खर्च कर रही है, किस लेवल पर खर्च कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, सब कुछ क्लियर ढंग से ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया एजुकेशन पर स्पेंडिंग से संबंधित। चलते हैं आगे। एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे देश में आया था 1985 में। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रोविजंस को ऐड किया गया था 10th शेड्यूल में। मकसद क्या था? मकसद था पॉलिटिकल डिफेक्शंस को कर्ब करना। देखो 1985 से पहले एमपीज और एमएलएस की खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिसे हॉर्स ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। रूलिंग पार्टी में हमेशा यही डर रहता था
कहीं रूलिंग पार्टी के जो एमएलएज हैं वो दूसरी पार्टी में ना चला जाए और ओपोजिशन पार्टी जो है वो सरकार ना बना ले। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। तो इन चीज़ों को कर्ब करने के लिए 1985 में ये कानून आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। इस लॉ के अनुसार अगर देखो कोई एमपी, एमएलए या फिर एमएलसी अपनी पार्टी कमांड को फॉलो नहीं करता है, मान लीजिए किसी बिल पे वोटिंग होनी है और उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा व्हिप जारी कर दी गई है, मतलब एक आदेश दे दिया गया है अपने मेंबर्स को, एमएलएस को या फिर एमपीज को कि आपको इस बिल के पक्ष में वोट देना है या फिर बिल के खिलाफ वोट देना है। अगर देखो कोई एमपी या एमएलए पॉलिटिकल पार्टी के कमांड के खिलाफ जाके काम करता है, व्हिप के खिलाफ जाके काम करता है, तो उस एमपी या एमएलए की मेंबरशिप जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। और देखो ऐसा सिर्फ इंपॉर्टेंट बिल्स पर नहीं होता, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन, मनी बिल, सिर्फ इन पे नहीं होता, सभी बिल्स पे ये एप्लीकेबल होता है। सभी बिल्स पर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपने मेंबर्स के लिए व्हिप जारी की जा सकती है, कमांड जारी की जा सकती है। कुछ और ग्राउंड्स की हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित, अगर देखो कोई मेंबर अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप वॉलंटरी यानी अपने आप से छोड़ देता है, तो उसकी विधानसभा या फिर पार्लियामेंट की जो सदस्यता है वो भी अपने आप चली जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी चुने गए हैं वाराणसी की सीट से। अगर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी पार्टी को छोड़ देते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की जो मेंबरशिप है संसद में, लोकसभा की, वो अपने आप चली जाएगी अगर वो बीजेपी को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बीजेपी की टिकट पर ही वाराणसी से चुने गए थे। नेक्स्ट ग्राउंड, मान लीजिए देखो लोकसभा में किसी बिल पर वोटिंग होनी है और बीजेपी के द्वारा व्हिप जारी कर दी जाती है सभी मेंबर्स के लिए कि आपको इस बिल के समर्थन में वोट देना है। लेकिन अगर कोई बीजेपी का मेंबर बिल के खिलाफ वोट दे देता है या फिर एब्सटेन कर देता है, तो ये एक ग्राउंड बनता है डिस्क्वालिफिकेशन का। उस मेंबर की जो सदस्यता है वो रद्द हो सकती है लोकसभा से। नेक्स्ट ग्राउंड, अगर देखो कोई लोकसभा का सदस्य इंडिपेंडेंट चुन के आया है, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखता है, वो निर्दलीय चुन के आया है, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी भी जो मेंबरशिप है वो रद्द हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। अगर वो नॉमिनेटेड मेंबर्स 6 मंथ्स के अंदर अंदर, 6 महीनों के अंदर अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है। अदरवाइज उसके बाद अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी भी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। ये भी एक ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन का। डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित जो फैसला है वो देखो चेयरमैन या फिर हाउस के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। ये तो हमने बात की एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कुछ बेसिक्स की। अब हम एंटी डिफेक्शन लॉ के पक्ष में और विपक्ष में कुछ आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करते हैं। पक्ष में देखो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये है, एंटी डिफेक्शन लॉ गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। 1985 से पहले क्या हुआ करता था, सरकार आज है कुछ पता नहीं, शाम को सरकार गिर जाए, अपोजिशन पार्टी जो है वो रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलएज खरीद ले और अपनी सरकार बना ले। हमेशा डर का माहौल रहता था, इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती थी। लेकिन जब से एंटी डिफेक्शन लॉ आया है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। नेक्स्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ देखो ये इंश्योर करता है एमपी या एमएलए जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं उनके प्रति लॉयल रहें, क्योंकि व्हिप जब जारी कर दी जाती है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा तो एमपी और एमएलए को उसी के अकॉर्डिंग अपना वोट देना होता है। वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज़ के प्रति लॉयल रहते हैं। इससे देखो पार्टी में भी डिसिप्लिन आता है। इवन आप ये भी लिख सकते हो एंटी डिफेक्शन लॉ के पक्ष में, इससे हॉर्स ट्रेडिंग रुकी है, मतलब विधायकों की जो खरीद फरोख्त है वो रुकी है। जो एमपी और एमएलएज हैं वो अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज तो देखो लगातार अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा प्रलोभन दिए जाते हैं रूलिंग पार्टी के एमएलएज को कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाइए, हमें समर्थन दे दीजिए, हम आपको 100 करोड़ दे देंगे, हम आपको मिनिस्टर की बर्थ दे देंगे। तो ये सब चीज़ें कम हुई हैं, होती तो देखो आज भी हैं, लेकिन जितना 1985 से पहले हुआ करती थी रिलेटिवली कम हुई हैं। तो यूं तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ये जो चीज़ें हैं वो रुक गई हैं, लेकिन जितना 1985 से पहले हुआ करती थी, जिसे कहा जाता है आयाराम गयाराम की राजनीति। ये आयाराम गयाराम की राजनीति का नाम पता कैसे पड़ता है, एक एमएलए थे जिनका नाम था गयाराम। उन्होंने 2 हफ्तों के अंदर 3 बार अपनी निष्ठा चेंज की। तो तीसरी बार जब वो पॉलिटिकल पार्टी में आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही थी, तो उस समय बोला गया था कि गयाराम अब आयाराम हो गए हैं। तो नाम पड़ गया था उस समय से
कि गया राम आया राम की राजनीति, मतलब एमएलए जब अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के खिलाफ कौन से आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहला आर्गूमेंट, डिफेक्शन इज मैटर ऑफ चॉइस। देखो, ये किसी भी एमएलए या एमपी की मर्जी है कि वो किसे सपोर्ट करना चाहेंगे और किसे सपोर्ट नहीं करना चाहेंगे। यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यहाँ पर पार्लियामेंट्रियन जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी पोजीशन लेते हैं विभिन्न इश्यूज पर। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में किसी बिल पर चर्चा हो रही है, तो उस बिल पर पॉलिटिकल पार्टी का अलग स्टैंड है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के किसी एमपी का अलग स्टैंड है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड है, सभी मेंबर्स का वही स्टैंड होना होगा। और ये देखो, इफेक्टिव डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है। देखो, एमपीज या एमएलएज को जनता ने चुना है अपनी आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से एमपीज और एमएलएज को अपनी पॉलिटिकल पार्टी के स्टैंड के हिसाब से ही वोट देना होता है। और आपको भी पता है, हमारे देश में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज में जो पावर होती है, डिसीजन लेने की क्षमता होती है, वो कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड होती है। जैसे बीजेपी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी, फिलहाल अमित शाह। कांग्रेस की बात करें तो गांधी परिवार। यही लोग डिसाइड करते हैं कौन सा बिल आएगा, कौन सा बिल नहीं आएगा। और जो बिल आता है, सभी एमपीज और एमएलएज को उसी के हिसाब से अपना वोट देना होता है। तो सोच के देखिए, क्या ये चीज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट नहीं है? बिल्कुल है। ये चीज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, एमपीज और एमएलएज के फ्रीडम ऑफ चॉइस के राइट के भी अगेंस्ट है। और इससे भी ज़्यादा देखो, जैसा हमने डिस्कस किया, डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी जो फैसला है वो चेयरमैन के द्वारा लिया जाता है या फिर स्पीकर के द्वारा किया जाता है। और स्पीकर और चेयरमैन बहुत बार उनका जो रोल होता है वो पक्षपाती होता है। वो अपनी पार्टी के हिसाब से ही एक्ट करते हैं। जैसे कर्नाटक में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, इन पॉलिटिकल क्राइसिस में जो स्पीकर का रोल है वो संदेह के घेरे में है। और भी बहुत बार आपने देखा होगा, हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, स्पीकर किस प्रकार से अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी जो पिटीशंस हैं बहुत बार 3-4 साल तक पेंडिंग रहती हैं और इतने में अगले इलेक्शंस आ जाते हैं। नेक्स्ट बात ये बोली जाती है, देखो, एमपीज और एमएलएज का काम ये है पब्लिक इंटरेस्ट में एक्ट करना, ना कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से एक्ट करना। अभी तो फिलहाल एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से, जैसा हमने डिस्कस किया, पार्टी लीडरशिप को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ता है एमपीज को और एमएलएज को। और इससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो देखो कमजोर होते हैं। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ ना हो, तो देखो अभी फिलहाल पार्लियामेंट में, लोकसभा में कोई बिल लेके आएगी बीजेपी, तो अपने एमपी से चर्चा करके लेके आएगी, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है। एमपीज जो हैं वो पक्ष में भी वोट दे सकते हैं, विपक्ष में भी वोट दे सकते हैं। तो बीजेपी पहले से अपने एमपीज के साथ चर्चा करके लेके आएगी, कहीं बाद में एम्बेरसमेंट ना हो, ऐसा ना हो मेजोरिटी होने के बावजूद बिल पास ना हो पार्लियामेंट में। लेकिन अब तो बीजेपी को पता है एंटी डिफेक्शन लॉ है, तो उनके द्वारा तो सिर्फ एक काम किया जाता है, किसी बिल पर वोटिंग से पहले व्हीप जारी कर दी जाती है। उनको पता है व्हीप जारी होने के बाद मेंबर्स को इसी के अनुसार अपना वोट देना होगा, उनके पास चॉइस ही नहीं है। तो फिर क्यों बीजेपी पार्टी जो है वो चर्चा करेगी अपने एमपी से बिल को लाने से पहले? समझ गए? कहने का मतलब ये है, एंटी डिफेक्शन लॉ ना हो तो कोई भी पार्टी ज़्यादा चर्चा करेगी, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है और ज़्यादा प्रमोट होगी, क्योंकि उनको पता है मेंबर्स का कोई भरोसा नहीं, वो किसी भी तरफ वोट दे सकते हैं। इसलिए वो ज़्यादा सजग रहेंगे उनकी राय लेने के लिए कोई भी बिल लाने से पहले। सबसे लास्ट आर्ग्यूमेंट देखो ये है, एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से एमपीज, एमएलएज और जनता के बीच में जो लिंक है वो कमजोर होता है। तो ये सारे आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस किए एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट। अब कुछ कमेटीज की रिपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने यह कहा था, स्पीकर के बजाय प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर होनी चाहिए डिस्क्वालीफाई करने की किसी एमपी या एमएलए को एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, और गवर्नर और प्रेसिडेंट काम करें इलेक्शन कमीशन की एडवाइस से। अगर ऐसा होता है तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होगा एंटी डिफेक्शन लॉ का और स्पीकर अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकेंगे। लॉ कमीशन 170वीं रिपोर्ट 1999 में आई थी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था, अगर देखो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच चुनाव से पहले अलायंस हो जाता है
तो उस अलायंस को एक पॉलिटिकल पार्टी माना जाए एंटी डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज को विहिप देखो सिर्फ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर जारी करनी चाहिए। अगर देखो मनी बिल आया है कोई, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है, अगर सरकार उस टेस्ट में पास नहीं होती है तो सरकार गिर जाएगी। इन इंपॉर्टेंट इश्यूज पर तो विहिप जारी किया जाए, यानी अपने मेंबर्स को फोर्स किया जाए कि आप सरकार के पक्ष में ही वोट दोगे। लेकिन छोटे मोटे जो बिल आते हैं, इन बिल्स पर मौका देना चाहिए एमपीज को या एमएलएस को कि आप अपनी इच्छा के अनुसार वोट दे सकते हो, अपनी इच्छा के अनुसार डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर ऐसा होता है तो ट्रू डेमोक्रेसी हमारे देश में आएगी। एमपीज और एमएलएस हैं वो अपने हिसाब से अपना व्यू प्रकट करेंगे जो उनको अच्छा लगता है, वो क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की जो राय है उन पर बाइंडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ने भी यही कहा था, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जो केसेस हैं उनका फैसला प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा करना चाहिए इलेक्शन कमीशन की एडवाइस से, और इलेक्शन कमीशन की जो एडवाइस है बाइंडिंग होनी चाहिए प्रेसिडेंट पर और गवर्नर पर। डिफेक्शन से संबंधित केसेस में स्पीकर को इन मामलों में फैसला नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्पीकर जो है आमतौर पर पक्षपाती फैसला देते हैं। तो ये हमने व्यूज डिस्कस किए विभिन्न कमेटीज के। वैसे देखो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये भी राय देते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित केसेस का फैसला किसी ऑटोनोमस बॉडी को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के किहोतो होलोहान वर्सेस जाइक्लू केस में कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को विहिप जारी करनी चाहिए, यानी अपने मेंबर्स को डायरेक्शंस देनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट केसेस पर। जो छोटे मोटे बिल होते हैं उनको लेके पॉलिटिकल पार्टीज को विहिप नहीं जारी करनी चाहिए मेंबर्स के लिए, ताकि मेंबर्स जो हैं यानी एमपीज और एमएलएस जो हैं अपनी डिसेंट जाहिर कर सकें और डिबेट में अपना रियल व्यू प्रकट कर सकें। उनको ये डर ना हो कि अगर वो इस प्रकार का व्यू देते हैं तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। ये तो देखो गलत है, क्योंकि अगर कोई एमपी या एमएलए अपना रियल व्यू प्रकट नहीं कर पाता है तो इसका मतलब तो ये है ना उन लोगों की भावनाओं के अगेंस्ट है जिन लोगों ने उस एमपी या एमएलए को चुना था। तो ये तो देखो हमने एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित इशू थोड़ा पुराना रिवाइज किया। अब आज के आर्टिकल में 3-4 जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला तो देखो जब एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित केसेस सामने आते हैं ना, तो उसमें स्पीकर जो है वो अनबाइस्ड होकर काम नहीं करते हैं। स्पीकर चूंकि रूलिंग पार्टी के होते हैं तो वो रूलिंग पार्टी के हिसाब से एंटी डिफेक्शन संबंधित पिटीशंस पर फैसला करते हैं। तो होना ये चाहिए जो भी पर्सन स्पीकर बने वो अपनी पार्टी की सदस्यता से रिजाइन कर दे, ताकि वो निष्पक्ष होकर एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित पिटीशंस पर फैसला करें। दूसरा, एक निश्चित टाइमलाइन होनी चाहिए कि ये जो डिफेक्शन संबंधित केसेस हैं ये मान लीजिए 3 महीनों के अंदर अंदर एड्रेस होंगे, 3 महीनों के अंदर अंदर इनका निपटारा हो जाएगा। बहुत बार देखो स्पीकर जो हैं वो सालों साल 5 साल तक मान लीजिए डिफेक्शन संबंधित पिटीशंस पर बैठे रहे। अरे भैया 5 साल में तो टर्म ही पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद आप उस पिटीशन का फैसला भी कर दो तो क्या हो जाएगा। ऐसा स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट चीज, ऐसा होना चाहिए कि स्पीकर के बाद पिटीशन जाए सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास में। बहुत बार देखो ऐसा भी हो जाता है कि जब कोई विपक्षी पार्टी का पर्सन जब रूलिंग उसको एकदम से मिनिस्टर बना दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई कांग्रेस का एमएलए है वो बीजेपी में ज्वाइन हो गया, बीजेपी की सरकार है, उसको मिनिस्टर बना दिया। अब मान लीजिए उस पर एंटी डिफेक्शन लग गया और उसको इस्तीफा देना पड़ा, तो ना वो फिर से चुन के आ जाता है और वही पोस्ट मिनिस्टर की फिर से संभाल लेता है। तो राइटर ये कहना चाहते हैं ऐसा रूल होना चाहिए, अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाई हो गया ना वो पूरी टर्म तक डिस्क्वालीफाई रहेगा, वो फिर से चुन के नहीं आ सकता। अगर ऐसा होगा तो फिर मिनिस्टरशिप के लालच में एमएलएस जो है ना वो रूलिंग पार्टी में शामिल नहीं होंगे। तो ये कुछ जो लूप होल्स है ना एंटी डिफेक्शन लॉ में, उनका समाधान होना जरूरी है, तब जाके ये जो कानून है वो इफेक्टिव साबित होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। एंटी डिफेक्शन लॉ curtail the freedom of independence of MPs and MLAs। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो MPs और MLAs की फ्रीडम को कर्टेल करता है, कम करता है। आपको इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करना है 250 वर्ड्स में। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।